ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये हाइड्रोजन के, देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जब बनता है ये किसकी, एयर में जो CO2 पाया जाता है, ठीक है ना, उससे कंबाइन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, और इसके चलते क्या होती है, शाइनिंग होती है, चमक होती है दीवार में, वो इसी के चलते होती है, ठीक है ना, व्हाइट वॉश करते हैं। अब देखें अगली, और इसमें हीट रिलीज हो रही है, तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। मैं और भी एग्जाम्पल आपको बताता हूँ एक्सोथर्मिक के। बेटा सपोज पहला एग्जाम्पल, ये पहला तो एग्जाम्पल यही हो गया। अगला एग्जाम्पल देखें, अगला एग्जाम्पल क्या, अगला एग्जाम्पल देखें, आपने कुकिंग गैस जानते हो CH4, क्या होती है CH4, कोई बताए, नेचुरल गैस, नेचुरल जानते हैं ना, कहाँ यूज होती है CH4, कहाँ होती है, घरों घरों में इतना तो यूज होता है यार CH4 का। CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं क्या, और क्या बोलते हैं, मीथेन। CH4 यही बोलते हैं, तो CH4, ठीक है, CH4 जब कंबाइंड होगी ये किसके साथ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, इसको बोलते हैं नेचुरल गैस, ठीक है ना। अब पढ़े में कुछ ही पढ़ा नहीं रखा है यार, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस, तो क्या बनेगा, बैलेंस तो कर ही दोगे, क्या बनेगा, कार्बन का 1, हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन के 2, जल्दी से बताएं क्या बनेगा, CO2 और H2O, CO2 और H2, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यही बनेगा। अब इसको बैलेंस करना है, बैलेंस कैसे होगा, इससे कार्बन का 1, इसमें कार्बन का 1, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 2, इसमें ऑक्सीजन के 2, 1, 3, हाइड्रोजन के 4, इसमें 2, क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, कार्बन बैलेंस हो गए, और ऑक्सीजन के 2 एक्स्ट्रा आ गए ना, 2 एक्स्ट्रा, तो 2 का यहाँ पे मल्टीपल कर दो, खत्म कर दिया ना। ये छोटी रिएक्शन थी इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट समझा दी, इसलिए इसको डायरेक्ट। अब बताएं, ये जो मीथेन CH4 है, जो नेचुरल गैस, ये क्या है, ये गैस है, ये भी गैस है, ये गैस है, और वाटर क्या है, बस खत्म हुई कहानी, कोई दिक्कत है क्या। तो ये जो सेकंड एग्जांपल है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है, इसमें भी टू मच हीट रिलीज होती है, टू मच, आपके घरों वालों में हर जगह यूज होता है यार मीथेन, समझ में आया। एक और देखें, अगला एग्जांपल देखें आप, मीथेन हो गया, ये हो गया, एक रेस्पिरेशन, क्या जो हम सांस लेते हैं उसमें भी इसका यूज होता है। कैसे हम सांस लेते हैं, ये सांस कैसे लेते हैं, अगर हम दिन में खाना पीना ना खाएं तो क्या हम सांस ले पाएंगे, सांस ले पाएंगे क्या, खाना पीना नहीं खाएं, कब ले पाएंगे, जब हमारे अंदर एनर्जी होगी, हमारे अंदर एनर्जी होगी, और ये एनर्जी आएगी कैसे, देखें एनर्जी आएगी कैसे, एनर्जी कैसे आती है, खाना खाने से, या फ्रूट्स खाने से, या ड्राई फ्रूट्स खाने से, यही तभी आती है ना। तो एनर्जी तो कैसे, सपोज मैं आज खाना खाया, मैं क्या खाया, दाल चावल रोटी सब्जी, पोटैटो खाया, ठीक है ना, राइस खाया, और मैं रोटी खाया ना, चपाती खाया, तीनों में क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट, जब एक तीनों में रहता है, मैंने खाना खाया, उसके स्मॉल छोटा छोटा मैंने चबाया, अंदर खाना छोटे छोटे टुकड़ों में जाएगा, तो वो जो कार्बोहाइड्रेट टूट जाएंगे छोटे छोटे, और वो कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक डाउन हो जाएंगे वो ग्लूकोज के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, ग्लूकोज। जब ग्लूकोज किसके साथ कंबाइन करेगा बेटा, अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन से, किसके साथ कंबाइन करेगा, तो ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी फॉर्म करेगा, क्या करेगा, जब एनर्जी फॉर्म होगा उसी से आप सांस लेंगे, उससे उसी से जो भी आपके अंदर, जो ये शरीर मेरा बना है, किससे बना है, सेल से बना है, किससे बना है, क्या और किसी चीज से बना है, जो सेल उनको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो हमारे शरीर में भी क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, और सेल क्या कराएंगे, एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना, वो एनर्जी सेल को देगा और सेल हमारे शरीर को क्या देगा, एनर्जी देंगे, ऐसे होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से पूरा काम होता है। सबसे पहले जो फूड लिया वो स्मॉल छोटे छोटे पार्ट में डिकम्पोज होगा, मतलब टूट जाएगा, टूटने के बाद मतलब जो हमने फूड्स लिया उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है, कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक डाउन होगा वो ग्लूकोज बनेगा, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगा तो एनर्जी फॉर्म करेगा, वो एनर्जी हमारे जो सेल्स, जो बॉडी में हमारा शरीर कैसे बना है, सेल्स, तो सेल्स ले लेंगे और फिर वो सेल्स क्या एनर्जी
क्या हमको प्रोवाइड करेंगे जिसके हेल्प से हम सांस ले सकें। और दिस इज एग्जांपल नंबर 2, दिस इज एग्जांपल नंबर 2। इसको भी हम 2 क्या 3, इसको भी ये क्या है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, C6 आप सब ग्लूकोज का तो फॉर्मूला जानते हैं, बहुत कॉमन पर C6H12O6, ठीक है। और एक ग्लूकोज किस फॉर्म में होता है, एक्वस। क्या होता है, एक्वस। और बेटा किसके साथ हमने कंबाइन किया था इसको, किसके, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन क्या है बेटा, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करेंगे तो आप बैलेंस तो कर लेंगे। बैलेंस क्या होगा, CO2 और H2O, यही होगा। क्यों, अरे करके देख लें आप, अब बैलेंसिंग आप लिख लेंगे। और ये लिक्विड है और ये क्या है, CO2 गैस। बैलेंस करके देख लें, कार्बन के कितने 6, यहाँ पे कितने दिख रहा है 1, तो 6 का सीधा मल्टीपल। हाइड्रोजन कितने हैं 12, कितने दिख रहे हैं 2, किसका मल्टीपल 6 का, हो गए 12। ऑक्सीजन के 6, कितने हैं 2, 6 और 2 8, और यहाँ पे कितने हुए 6 दूनी 12 और 6 18, कितने हो रहा है 18। तो ये बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मेरे को किस चीज का मल्टीपल करना है, कम करना पड़ेगा, जल्दी बताए। ये 8 है और ये कितने हो रहा है 18। तो आप क्या करें बेटा, किस चीज का किस में मल्टीपल कर दें, इसमें 6 का मल्टीपल कर दें, 6 दूनी 12 और 6 18, 18 इक्वल टू, ये छोटी सी केमिकल इक्वेशन थी इसलिए मैंने प्लस माइनस, और एक एक एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले मैंने कार्बन को, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को, हो गया ना बैलेंस। और ये हमने स्टेट भी लिख दी, ये एक्वस है, गैस है, ये गैस है और ये लिक्विड है। समझ में आया। ये इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, ठीक है ना, दिस इज ग्लूकोज। ग्लूकोज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब और एक और एग्जांपल, आपने जो आपके घर में सब्जी घर पे बनाते होंगे, मम्मी जो भी बनाते हैं, सब्जी के बाद उसमें कुछ वेस्ट मटेरियल होता है, उसको फेंक देते हैं कहाँ पे, कहीं पे भी, गड्ढे के अंदर डाल दिया या डस्टबिन में डाल दिया, छत पे डाल दिया, बाहर फेंक दिया। वो क्या होता है, आपने खाद का नाम सुना है, कंपोस्ट, सड़ जाता है, गल जाता है, उससे भी क्या एनर्जी क्या होती है, रिलीज हो जाती है, उससे भी क्या एनर्जी। समझ में आया। जो कंपोस्ट बनता है, जो खाद बनती है, किससे, सब्जी की जो बेस्ट प्रोडक्ट्स है, उससे भी क्या होता है, समझ में आया, उससे भी एनर्जी रिलीज हो जाती है। बेटा इससे जो एनर्जी रिलीज, इसको आप कुकिंग के काम में भी यूज करते हैं। आजकल बहुत सारे व्हीकल्स भी इससे चलने लगे, इस एनर्जी से चलने लगे ना। और इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जो एक्सोथर्मिक, तीनों में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तीनों में एनर्जी क्या होगी, इससे जो एनर्जी रिलीज होगी वो हमारे किसके काम में आएगी, हमारे शरीर, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसी के चलते पढ़ रहा हूँ। किसके चलते पढ़ रहा हूँ, ये नहीं होगा तो एनर्जी नहीं आएगी, तो मैं कुछ बोल पाऊंगा, सांस ले पाऊंगा, कुछ नहीं होगा, इसी के चलते। ये एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन है, जो एनर्जी मिली मेरे को ग्लूकोज के चलते, उसी से मैं बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपके सामने। और लास्ट जो वेस्ट मटेरियल आपने वेजिटेबल्स के डाले, वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो भी क्या करेंगे, हीट को रिलीज। तो मैंने 3 है और एक वो वेजिटेबल, 4 बहुत अच्छे से समझ गए। पहला क्विक लाइम वाला, दूसरा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तीसरा रेस्पिरेशन, एंड फोर्थ इज वेजिटेबल प्रोडक्ट, ठीक है। उसके हेल्प से भी क्या, वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है और क्या हो जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और बैलेंसिंग हमने आपको सिखा दिया, पहले मैंने ABCD, लेकिन यहाँ ABCD गचरा हो जाएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, वो बोलेगा आपसे, ठीक है। ऐसा बड़ा अननोन देगा कि आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है, अगर उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो वो रिएक्टेंट होगा क्या, वो आपको बताना होगा कि वो क्या होगा, ग्लूकोज होगा। तो बेटा अब हम रिएक्शन नंबर 2 पढ़ते हैं। रिएक्शन नंबर 2 इसका क्या नाम है, डिकम्पोजिशन पढ़ते हैं, ठीक है ना। और डिकम्पोजिशन में क्या होगा वो मैं बताने वाला हूँ। बेटा अगला देखें, अगली कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बेटा कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, 2 सब्सटेंस मिलके सिंगल प्रोडक्ट, और इसमें क्या उल्टा, इसमें क्या
ये सिंगल रिएक्टेंट कितने में टूट जाएगा? 2 और मोर। ठीक है, तो आप 2 लाइनें लिखें पहले। लिखें, इन दिस रिएक्शन कंपाउंड स्प्लिट, इन दिस रिएक्शन कंपाउंड स्प्लिट, in this reaction compound split 2 or more, in this reaction compound split 2 or more substance in this reaction compound split 2 or more substance is called decomposition reaction. Two or more substance in क्या लग लो? in product. In this reaction compound split 2 or more substance in product is called decomposition reaction. अगर इसको मेरे को जनरलाइज फॉर्म में मेरे को आपको समझाना हो तो क्या ए बी इक्वल टू ए प्लस बी, जस्ट उसका उल्टा, और कुछ उसमें ए प्लस बी इक्वल टू ए इंटू बी आ रहा है, इसमें ए बी इक्वल टू ए प्लस बी, और डेफिनेशन भी ये 3 टाइप से होगा, ये 3 टाइप। अच्छा, इसमें बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड बन रहा, बॉन्ड ब्रेक हो रहा, देन अपना अरेंज हो जा रहा है। ठीक है ना? अच्छा, और ये डिकम्पोजिशन मतलब टूट रहा है, बन रहा, ये भी बड़ा है, छोटा बड़ा स्किन है, और ये 2 छोटे छोटे हिस्सों में, तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी या ये एनर्जी रिलीज करेगा? तोड़ने में देनी पड़ेगी इसको एनर्जी। अरे यार, एक आदमी है, मैं हूँ, मैं अपनी एनर्जी को 2 पार्ट, मैं अपना सपोज मैं टीचिंग करता हूँ, मैं टीचिंग भी कर रहा हूँ और दूसरा काम भी करने लगूँ, सपोज क्या रिक्शा भी चलाने लगूँ, क्या चलाने लगूँ, तो मैं दोनों काम एक साथ कर सकता हूँ। पता चला दिन भर रिक्शा और शाम में पढ़ाना है, दिन में हो सकता है, तो मेरी एनर्जी क्या हो जाएगी? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। कहाँ? एक रिक्शा चले में, एक फिजिकल वर्क, दूसरा मेंटली वर्क ना, और दोनों में एनर्जी ब्रेक हो, तो मैं पावरफुल रहूंगा, लेस पावरफुल रहूंगा, तो मेरे एनर्जी रिलीज हो गई, क्या मुझे एनर्जी की जरूरत होगी, मेरे को पढ़ाने के लिए जरूरत होगी। ठीक है ना? और जस्ट उसका उल्टा, ठीक है, अगर कोई आदमी सपोज वो रिक्शा भी पढ़ा रहा है, अगर उसको अपनी एनर्जी को एक जगह लगाए तो वो पावरफुल बंदा हो जाएगा कि लेस पावरफुल होगा? तो उस पिछले में एनर्जी रिलीज हो रही थी और इसमें रिलीज नहीं होगी, इसमें चाहिए एनर्जी, जैसे एंडोथर्म ना। इधर देखें क्या होगा, वो बाद में देखेंगे, ये देखेंगे। ठीक है ना? इसमें एनर्जी की जरूरत। अब देखो, मतलब इसको बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। बस जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं, ब्रेकिंग और फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड तो हर जगह होता है, ब्रेकिंग और फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड तो हर एक। देखिए इसमें क्या है, जितनी भी मैंने बहुत सारी आपको रिएक्शन, उसमें रिएक्टेंट क्या कंबाइन हो रहा था, देन प्रोडक्ट बन रहा था। लेकिन ये जो रिएक्शन आपने देखी पहली बार, 1-2 और मैंने रिएक्शन बताए, उसमें सिंगल रिएक्टेंट है, वो 2 और मोर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, सब्सटेंस में, इन अ प्रोडक्ट साइड ना। एक सब्सटेंस कितने में? 2 से ज्यादा में टूट जा रहा है। ठीक है ना? तो इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं आप क्या? डिकम्पोजिशन। और इसको जनरल नोटेशन है, देन ए बी ब्रेक इनटू ए इनटू बी, दिस इज अ रिएक्टेंट और दिस इज अ प्रोडक्ट। और ए और बी क्या है? ये भी सब्सटेंस, यही ना। अब देखें बेटा इसको कैसे सॉल्व। ये जो ब्रेक होगा ये भी, ये 3 टाइप से होगा। एक तो थर्मल डिकम्पोजिशन, एक थर्मल डिकम्पोजिशन बेटा, और एक सेकेंड डिकम्पोजिशन होगा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, और लास्ट होगा इस थर्मल इलेक्ट्रिक, और एक लास्ट डिकम्पोजिशन होगा, वो किसकी प्रेजेंस में होगा? वो सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। वो तो सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, उसे क्या बोले? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। उसे क्या बोलेंगे? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन मींस इसको जो ए बी कंपाउंड है, इसको तोड़ने के लिए
किस चीज की जरूरत पड़ी? हीट किसकी जरूरत पड़ी? हाँ लिख लेना इसमें, लेकिन थर्मल डिकम्पोजिशन देखो इसके अंदर थर्मल व्हेन डिकम्पोजिशन कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ हीटिंग, व्हेन decomposition carried out in presence of क्या बोला मैंने? हीटिंग। carried out by हीटिंग लिख दो, इन प्रेजेंस ऑफ की जगह क्या लिख दो? बाय हीटिंग, सीधी। इन प्रेजेंस ऑफ बाय हीटिंग ना, हीटिंग में, ठीक है। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसको थर्मल। अब देखें थर्मल रिएक्शन का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने इससे पहले एक आपको कैल्शियम कार्बोनेट बनाया था, जो क्या है दीवार में लगा है, जैसे शाइनिंग, ये दीवार चमक रही ना, यही है ना कैल्शियम कार्बोनेट। जस्ट उसका उल्टा, कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनाता है? किन दो के कॉम्बिनेशन से? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। CO2 कहाँ थी? मतलब एयर में, एयर से उसने CO2 ली और कैल्शियम ऑक्साइड जो लाइम, जो जिसको क्या बोलते हैं? क्विक लाइम ना, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो वो कंबाइन हुआ था तभी कैल्शियम कार्बोनेट बना था। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या करेंगे? ब्रेक डाउन। तो ये कैसे ब्रेक डाउन होगा बेटा? ठीक है, कैसे होगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, यही होगा। अरे जस्ट पिछली रिएक्शन उसी का तो उल्टा है कि कुछ और है? अच्छा सॉरी, CO2 था, H2O नहीं था, CO2 था यार। CO2 एयर में था ना प्रेजेंस, और एक कैल्शियम यही था ना, क्विक लाइम जिसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या था बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट, सॉलिड था ना। और ये क्या था? विस्कस कि कुछ और था? विस्कस एक्वस था। क्या था? एक्वस था, विस्कस एक्वस। और बेटा CO2 क्या है? गैस। यही था। लेकिन एक कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर कैसे ब्रेक हुई भाई? हीटिंग। कैसे हुई? ये एग्जांपल है किसका? थर्मल डिकम्पोजिशन। अब दूसरा डिकम्पोजिशन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक। इसमें जो डिकम्पोजिशन होगा वो किसकी प्रेजेंस में होगा? या प्रेजेंस या बोले भाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। डिकम्पोजिशन, व्हेन डिकम्पोजिशन carried out by passing electricity, when decomposition is carried out by passing electricity। अब देखें ये इलेक्ट्रिसिटी, एक एग्जांपल में बता रहा हूँ। सपोज मैं क्या ले लिया हूँ? वाटर। सपोज मैं क्या ले लिया हूँ? मैं वाटर को इससे पहले बताया ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब वाटर अगर ब्रेक होगा तो किस किस में ब्रेक होगा? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन नेचर में किस फॉर्म में पाया जाता है? H2 के। और ऑक्सीजन भी किस फॉर्म में पाया जाता है? हमने वो चार्ट बताया था ना, टू राइट डाउन अ केमिकल फॉर्मूला। हाइड्रोजन ऑलवेज फाउंड इन नेचर किस? H2 के। और ऑक्सीजन ऑलवेज फाउंड इन नेचर O2। तो H2 और O2 यही रहेगा। अब इसको बैलेंस भी करना है। इसको क्या करना? बैलेंस। ये कितना है यार? 2। यह कितना? 2। इसका 1, यहाँ इसका 2। तो इसको किससे मल्टीपल करेगा? 2 से। तो इसको भी कितने? 2 से। क्यों? ये ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया इससे, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस करना तो यहाँ 4 हो रहे थे, तो इसका 2 में एक स्टेप जाओ। बेटा ये वाटर क्या है? वाटर क्या है? लिक्विड। और ये क्या है बेटा? गैस। और ये भी क्या है? गैस। खत्म। ये भी क्या है? गैस। आप इसके ऊपर लिख लेना है, यहाँ पे लिख लेना है हीटिंग। मैंने बताया था ना, एरो के ऊपर क्या लिखते हैं केमिकल इक्वेशन में? किसके प्रेजेंस में हो रहा है? ये बोला था कि नहीं? तो इसके किसके प्रेजेंस में हो रहा? इलेक्ट्रोलिटिक या सॉरी इलेक्ट्रोलिटिक नहीं, इलेक्ट्रिसिटी किसके चलते हो रहा? लिख लें आप,
इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक वाटर में क्या पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। बेटा थर्ड टाइप फोटोलिटिक। फोटोलिटिक में व्हेन डिकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नोन एज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। और इसका भी एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं बेटा, भाई मैं डायरेक्ट लिख दूं प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ना, और आप पूरा लिख लें व्हेन डिकम्पोजिशन कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट देन रिएक्शन इज नोन एज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसका एक एग्जांपल देखें बेटा, एक सिल्वर क्लोराइड एजी को पता है ना किससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिल्वर AgCl, सिल्वर क्लोराइड। इसको इसके ऊपर क्या लिख रहे हैं, सनलाइट, क्या लिख रहे हैं, इसके ऊपर क्या लिखे हैं, इलेक्ट्रिक करंट, इसके ऊपर हीटिंग। एग्जैक्ट यही होता है कॉम्बिनेशन। और इसकी स्टेट भी लिख लें, हमने सब में स्टेट भी किसके प्रेजेंस में, ये एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है क्या, ये वाला स्टेट भी, बैलेंसिंग भी, और इसके ऊपर किसके प्रेजेंस में हो रहा। सिल्वर क्लोराइड अगर इसको मैं हीट कर दूं, मतलब किसके प्रेजेंस में, सनलाइट की, तो ये किसमें कन्वर्ट हो, Ag और Cl, और इसको बैलेंस भी करना है, तो ये क्या हो जाएगा, Ag एंड क्लोराइड, ठीक है ना, सिल्वर क्लोराइड क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड। अब इसको बैलेंस कर दें, ये Ag हो जाएगा, दूसरी तरफ क्लोरीन हो जाएगा, तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे, अच्छा क्लोरीन भी नेचर के फॉर्म में पाई जाते हैं क्या, पाई जाते हैं, हाइड्रोजन क्लोरीन ऑक्सीजन, तो एक क्लोरीन, ठीक है ना। अब तो इसको क्या करना है, 2 यहाँ 2, ठीक है ना। अब इसकी स्टेट भी लिखें बेटा, सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, सॉलिड, सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, तो इसको लिखना है ब्रैकेट में S। क्लोरीन आपको पता है, क्लोरीन क्या होता है बेटा, और ये क्या होता है, सॉलिड, ठीक है ना। ठीक है बेटा, एक और रिएक्शन देखें, एक और रिएक्शन क्या है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, और एक किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है ना। और एक किसमें, सिल्वर और ब्रोमीन, यही ना। और ब्रोमीन किस मतलब क्या होगा, Br2, ये क्या है, गैस है ना। और सिल्वर ब्रोमाइड ये क्या है, सॉलिड, और ये भी क्या है, सॉलिड, ऊपर वाले से आपको पता है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है, ब्रोमीन के 2 सिल्वर का 1, तो ब्रोमीन है 2, तो यहाँ इसमें भी क्या लगाना है, 2, तो ये बैलेंस हो गई। आपने स्टेट भी लिख दी, और किसके प्रेजेंस में होगी, और ये है सिल्वर ब्रोमाइड। बेटा ये जो रिएक्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस रिएक्शन का यूज होता है फोटोग्राफी में ना, जो ब्लैक एंड व्हाइट पहले के समय फोटो चलती थी वो इसी से, सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट के प्रेजेंस में हीट किया जाता था, तो सिल्वर और ब्रोमाइड, और उसी से आपके जो नेगेटिव्स बनते थे ब्लैक एंड व्हाइट के, वो बाय हेल्प ऑफ इसी इक्वेशन के, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। ये आपसे वो पूछ सकता है कि फोटोग्राफी में पहले कौन सा रिएक्शन होता था, क्या होता था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम अगली रिएक्शन पढ़ते हैं। ओके बेटा, अगली रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। कौन सी, डिस्प्लेसमेंट से आप क्या समझते हैं बेटा, मैं जैसे सपोज आपसे बोल रहा हूं कि मैं आपको, आप फर्स्ट बेंच पर बैठे, मैं आपको डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं, मतलब दूसरे की जगह आपको और आपकी जगह, पहले लड़के को मैं आखिरी बेंच पे बैठा दूं, आखिरी वाले को आपकी जगह, ये मैंने क्या कर दिया, इंटरचेंज, हाँ इंटरचेंज कर दिया, डिस्प्ले यही होगा। तो इंटरचेंज कैसे होगा, जो मोर पावरफुल होगा वो लेस पावरफुल को क्या कर देगा, डिस्प्लेसमेंट कर देगा ना। जनरली लाइफ में यही होता है, आप भाग रहे तेजी से, आपको फर्स्ट आना है, फर्स्ट कैसे आ पाएंगे, जब अगला बंदा आपसे क्या हो जाएगा, कमजोर, या आप उससे ज्यादा क्या हो जाएंगे, तभी आप डिस्प्लेसमेंट कर पाएंगे, तभी आप फर्स्ट आएंगे, अगला बंदा क्या आएगा, यही। बट इन केस ऑफ केमिस्ट्री इसमें क्या होगा, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेसमेंट करेगा, और जो रिएक्टिविटी
जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी भी केमिस्ट्री में आपने ऑलरेडी एक सीरीज होती है, रिएक्टिविटी सीरीज। उस रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे जो एलिमेंट ऊपर होगा वो मोर रिएक्टिव होगा, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे वो लेस रिएक्टिव होगा। तो ऊपर वाला अगर एलिमेंट है वो तो नीचे वाला जो एलिमेंट लिखा होगा उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। अब आपको वो रिएक्टिविटी सीरीज भी पता होना चाहिए, तभी तो आप कर पाएंगे कि कौन किसको डिस्प्लेसमेंट करे या कौन पावरफुल। ये तो आपको समझ रहे हैं, अभी तो आप अननोन है। अगर लोगों को रिजल्ट पता हो जाए, हम आपको बोल दें कि आपको फर्स्ट आना है तो आप दौड़ेंगे क्यों? समझ में आया? हाँ, तो रिजल्ट आप एक्टिविटी सीरीज से देखेंगे कि कौन मोर रिएक्टिव है और कौन लेस है। अब मैं एक रिएक्टिविटी सीरीज ड्रॉ कर रहा हूँ, उसकी हेल्प से डिस्प्लेसमेंट, और फिर मैं बताऊंगा कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है। एक रिएक्टिविटी सीरीज लिखें पहले आप बेटा, ये रिएक्टिविटी सीरीज आपके सामने मैंने ड्रॉ की, रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है। ये किसकी है? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। जो ऊपर है, ऊपर वाले मोर रिएक्टिव हैं, जैसे जैसे नीचे जाएंगे ये लेस रिएक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। ये रिएक्टिविटी ये क्या है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड और हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी और क्या है? सिल्वर ना, यही है ना, क्या और कुछ है? यही है, ठीक है। ये एक्टिविटी। अब आप चीजें करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि डिस्प्लेस, क्योंकि इसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो बेटा मैंने ऑलरेडी बताया था, एक की जगह दूसरे को, और कौन किसको डिस्प्लेसमेंट करेगा? जो ज्यादा पावरफुल होगा वो लेस पावरफुल को। तो आप लिखें डिस्प्लेसमेंट में द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव, in which more reactive element displacement किसको less reactive, displace less reactive, reactive element, ये एलिमेंट ही तो लिखे, displace less reactive element in a given solution, in a given या from its solution, ठीक है, या from its given solution, from its solution, कोई दिक्कत नहीं। इन अ गिवन सॉल्यूशन या इट्स सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं उससे। इधर देखिए, सपोज ये क्या है? ए, ये क्या है? बीओसी, ये क्या है? बीओसी, कोई दिक्कत? अच्छा, अब ये देखो कैसे डिस्प्लेसमेंट करेगा, किसको कैसे करेगा बेटा? ये एलिमेंट, ए वाला एलिमेंट, इसको क्या कर देगा? ये वाला इसको बी को डिस्प्लेसमेंट कर देगा, तो बी की जगह ए और ए की जगह यही होगा। देखो ए ने डिस्प्लेसमेंट कर दिया बी को, बी की जगह कौन बैठ गया? ए, और ए की जगह बी बैठ गया, बस दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो इधर देखिए, ये कौन सा पावर? ए पावरफुल है, बी ए इज मोर रिएक्टिव, ए इज मोर रिएक्टिव, या लिख लें ए रिएक्टिव है किससे? ग्रेटर देन बी। ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, इसलिए उसने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट किया। अब एक इक्वेशन के फॉर्म में हम बताते हैं। देखो बेटा, सपोज ये क्या है? आयरन, इसको किसके सॉल्यूशन में ना? कॉपर सल्फेट, बेटा ये आयरन क्या है? सॉलिड, और ये कॉपर सल्फेट क्या है? एक्वस, क्या और कुछ है? एक्वस, कर दिया ना। अब ये डिस्प्लेसमेंट होना है, आपको तो पता है आयरन की जगह कॉपर और कॉपर की जगह यही होगा इसकी तरह। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? कॉपर प्लस FeSO4, यही होगा, कुछ और? कॉपर क्या है बेटा? सॉलिड है, लिक्विड, गैस, सॉलिड, यही है ना। तो अच्छा, कॉपर S प्लस, और ये क्या है? एक्वस। अब इसमें देखेंगे आयरन क्या है? मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए उसने इसको डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है। अब देखें कैसे, यहां पे देखें पहले, देखो आयरन ऊपर है, कॉपर ये आयरन, कॉपर क्या है? ये ऊपर वाले ने नीचे को रिप्लेस किया, तब समझ रहे? ऐसा माने कि एक बीकर है और बीकर में क्या रखा है? कॉपर सल्फेट। बीकर में क्या रखा?
और ये मेरी ये जो मार्कर है मेरा किसका है, आयरन का। ये आयरन का। इस आयरन का जो भी ये मेरा पेन है इसको मैंने डिप कर दिया किसमें, कॉपर, यही है ना डिप कर दिया कॉपर सल्फेट में। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये आफ्टर सम टाइम कि जो ये जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट की जगह क्या हो रहा, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, और ये क्या होता है कॉपर। मींस इसका ये जो मेरी जो पेन था इसका कलर भी क्या हो जाएगा, चेंज। पहले तो इसका जो जब भी हम इसे कॉपर सल्फेट में डिप करेंगे तो इसका कलर चेंज, देखो कैसे होगा। पहले तो ये पेन शाइनी कलर का हो जाएगा, चमकदार। आफ्टर सम टाइम इसको हम निकाल लेंगे, जब निकालेंगे पहले शाइनी हो जाएगा, चमकदार, और जैसे हम थोड़ा और टाइम होगा तो फिर इसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और कलर चेंज हो गया ब्राउनिश कलर हो जाएगा। क्या, ब्राउनिश कलर हो जाएगा, मतलब जो भी कलर था उसके चेंज हो जाएगा। आयरन का जो भी कलर होता है आप सब जानते हैं आयरन का कलर क्या, हाँ बताने की जरूरत है क्या, वो उसके कलर क्या हो जाएगा, चेंज, और किस में हो जाएगा, ब्राउन कलर कन्वर्ट। कब, जब इसको डिप करने के बाद हम निकालेंगे। समझ में आ गया कि नहीं। और बेटा ये सॉल्यूशन रहेगा ना जो बीकर में आपके सॉल्यूशन दिया था किसका, कॉपर सल्फेट, इसका भी कलर चेंज हो जाएगा, इसका भी कलर चेंज। क्यों, ये सॉल्यूशन अब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन नहीं बचेगा, फेरस सल्फेट हो जाएगा, फेरस, हाँ ये ग्रीनिश टाइप का जो सॉल्यूशन होगा इसका भी क्या हो जाएगा बेटा, कलर चेंज हो जाएगा। और जो नेल्स है या जो पेन है या जो मैंने आयरन की नेल्स डिप की उसका भी कलर क्या हो जाएगा, या पेन की जगह आपकी बुक में नेल्स लिखा तो उसी को मैंने एक छड़ दी लोहे की, उसमें डिप कर दी तो वो छड़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ब्राउनिश कलर आफ्टर सम टाइम ना। स्टार्टिंग में वो थोड़ी शाइनी रहेगी, आफ्टर सम टाइम ब्राउनिश हो जाएगी, मतलब बेकार, आपने भी देखा होगा। और देन और जो सॉल्यूशन होगा वो फेरस सल्फेट, उसका भी कलर क्या हो जाएगा बेटा, ये आपसे पूछेगा, वो ये आपसे पूछेगा कि जो आयरन की नेल थी उसका कलर क्यों चेंज हुआ, क्यों, क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो कॉपर सल्फेट की जगह वो फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन हो गया था, ठीक है ना। इसमें अटैच था कॉपर सल्फेट और ये था आयरन, अब वो आयरन वो कॉपर और वो फेरस, इसलिए ऐसा डिस्प्लेसमेंट के चलते, ठीक रहेगा ना। और ये बिना एक्टिविटी के आप कर पाते क्या, अगर एक्टिविटी नहीं पता होता तो आपके जरूर ध्यान रखना कि मोर एक्टिव कौन है और लेस रिएक्टिव कौन है, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। और ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये किसके लिए है, मेटल के लिए, ये रिएक्टिविटी मेटल के लिए। और अगर नॉन मेटल की चाहें तो आप उसकी भी ड्रॉ कर सकते हैं, मैं रब कर दे रहा हूँ, इसको आपने बना लिया होगा और हेडिंग डालें रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल। बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइड, ये सब क्या थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सबके आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन के तो कितने होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, ये हेलोजन होते हैं, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। मोर रिएक्टिव कौन है, फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमाइड, देन, समझ में आया। ये किसके केस में है, हेलोजन के केस में या नॉन मेटल के केस में, ठीक है। और ये रिएक्टिविटी सीरीज, और जो ऊपर वाला मोर रिएक्टिव और नीचे वाला डिक्रीजिंग ऑर्डर, खत्म, ठीक है ना। लेकिन आपको जो एग्जाम्पल था उसमें सिर्फ वो सब क्या था, मेटल, तो मैंने मेटल की रिएक्टिविटी और ये नॉन मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज, दिस इज कंप्लीट नॉलेज। कोई दिक्कत, आपसे क्वेश्चन बस यही पूछेगा कि जो आयरन नेल्स थी उसका कलर क्यों चेंज हुआ, तो आप बता देंगे, ठीक है ना। और सॉल्यूशन का कलर क्यों चेंज होगा, वो कहेगा पहले सॉल्यूशन का कलर और था फिर वो ग्रीनिश हो गया, क्यों गया, क्योंकि अब वो सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट नहीं बचा, फेरस सल्फेट, ठीक है। अब अगली रिएक्शन पढ़ेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट। अब एक नहीं, एक, हाँ डिस्प्लेसमेंट दो, ये एक कैसा कितने होंगे, दो बेंचों में, 2 बेंचों में इंटरचेंज होगा, ओके। अगला पढ़ें बेटा, अगली रिएक्शन देखें, डबल डिस्प्लेसमेंट। बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, ये जरा देखें, इसमें डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो एक नहीं, दो कंपाउंड उनमें म्यूचुअल एक्सचेंज होगा। मतलब अभी आप बैठे थे पीछे एक लड़का, ठीक है, हमने आप दोनों को किया, अब 2 नहीं कितने होंगे, 4, 2 पहली बेंच में बैठे, 2 लास्ट बेंच में, दोनों को पीछे दोनों को, तो एक कंपाउंड हुए। अभी तो एलिमेंट में एक्सचेंज हो रहा था, पिछले में
एक का एक। अब किस में? कंपाउंड। एक बेंच में दो होंगे, मोर देन वन एलिमेंट तो कंपाउंड बन जाएगा, और पीछे भी कंपाउंड, उसमें एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो देखें कैसे होगा। हाँ पहले क्या हो रहा था, आगे एक बच्चा बैठा था और पीछे दो बच्चे बैठे थे, तब वो एक्सचेंज, एक कंपाउंड एक एलिमेंट के बीच में। अब दो कंपाउंड है, आगे की बेंच में भी दो, पीछे की बेंच में भी दो। अब देखें वो आपस में दो दूनी चार लड़के कैसे एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। उसमें देखें जरा कैसे। पहले दो लाइनें लिखें, देखें। A reaction in which new compound in which a reaction, क्या लिखा है? reaction in which new compound is formed, कैसे हो रहा है बेटा? फॉर्म by mutual exchange of ion between two compound, ठीक है। by mutual exchange of ion, by mutual exchange of ions between two compounds. Mutual exchange of ion between two compounds is known as double displacement reaction. A reaction in which new compound is formed by mutual exchange of ion between two compounds. जैसे कि मैं एग्जाम्पल AB प्लस CD, आगे की बेंच में A और B नाम के दो लड़के, पीछे की बेंच में C और D नाम के। अब आपस में क्या करेंगे? इन्हें एक्सचेंज करना है। किसी को किसी के साथ एक्सचेंज करा दें, कोई इसमें दिक्कत है नहीं, कोई इसमें दिक्कत है नहीं। सी को बी के साथ करा दें या सी को डी के साथ, कोई दिक्कत नहीं कि है दिक्कत। तो ये कंपाउंड बन जाएगा सीबी और अगला बन जाएगा ए। आपस में कर लें, चाहे तो एसी को बना दें और बीडी, तब भी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ लेकिन ये आप म्यूचुअल मतलब आपस में है, ये इसके साथ भी इनके साथ, कोई दिक्कत नहीं, आयन का एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ। अब इसी को मैं एक रिएक्शन के फॉर्म में लिख के बताता हूँ। एक आपने बहुत सारी रिएक्शन पढ़ेंगे। एक रिएक्शन सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन, सोडियम सल्फेट को किसके साथ रिएक्शन करें? बेरियम क्लोराइड। और आप बताएं सोडियम एक कंपाउंड आप बना के बता सकते हैं? बहुत आसान है। क्या हो जाएगा जल्दी जल्दी? बेरियम सल्फेट और क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। अब इसको बैलेंसिंग करनी। ये बेटा ये आपने रिएक्शन देखी, अब इसको मेरे को क्या करना है? सॉल्व। अभी ये बैलेंस है, बैलेंस इक्वेशन है कि नहीं? पहले तो इसका नेम लिखते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम सल्फेट ना, इसे बेरियम क्लोराइड, ऐसे बेरियम सल्फाइड, ऐसे सोडियम क्लोराइड। अब जरा देखें क्या बैलेंस है कि नहीं, जल्दी से देखें बैलेंस है कि नहीं। बेरियम सल्फेट है, सल्फाइड नहीं, बेरियम सल्फेट SO4। अच्छा सल्फेट है, सल्फाइड नहीं है। ओके सल्फेट, गलती से वहां तो सल्फेट ही लिखा था ना, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी देखें बैलेंस है कि नहीं है। सोडियम के कितने हैं? 2। यहाँ पे कितने हैं? 1। तो क्या करें? 2.2। डायरेक्ट बैलेंसिंग भी सीख लें यहाँ से। अब बहुत अच्छे से देखो, एक एक एलिमेंट को बैलेंस करना है। हो गया बैलेंस? सल्फर का कितना? 1 यहाँ पे 1, कोई दिक्कत। ऑक्सीजन का 4 यहाँ पे 4, बेरियम का 1 यहाँ पे 1, क्लोरीन का 2 यहाँ पे 2। बैलेंस खत्म है ना, बहुत आसान। अब देखें, अभी तो बैलेंस भी, बैलेंस के बाद एक और चीज होती है ना, स्टेट लिखनी। ये कौन सा सॉल्यूशन? एक्वस। ये भी क्या है? एक्वस। ये भी सॉल्यूशन क्या है? एक्वस। अब बेटा इसके बाद जो सॉल्यूशन बेरियम सल्फेट, ये सॉल्यूशन क्या बनाएगा?
ये सॉलिड बनेगा और ये सोडियम। जल्दी से लिख लें आप, जल्दी से लिख लें। ठीक है ना, आपने देखा स्टेट भी चेंज हो गई, दो एक्वस थे, एक सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, अगला दिस इज अ कंप्लीट इक्वेशन। अभी भी एक कमी है। क्या कमी है? एरो पर। हाँ, एरो के ऊपर, किसके प्रेजेंस में? हीटिंग, सनलाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड सो ऑन। यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है, नहीं है ना? नहीं। तो आप यहीं पे ये जो बेरियम सल्फाइड है, बार बार सल्फाइड बोलो, सल्फेट। ये जो बेरियम सल्फेट है, ये किस व्हाइट प्रेसिपिटेट टाइप का होगा। व्हाइट प्रेसिपिटेट जानते हैं? हाँ। क्या होता है? अलग अलग बारिश, पानी का अलग अलग नीचे आना। हैं? प्रेसिपिटेट समझते हैं? अरे आप मैं क्या बताऊं, प्रेसिपिटेट जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। तो लिख लें आप, फिर मैं बता रहा हूं। इट इज इनसॉल्युबल, इट इज insoluble solid, it is insoluble solid that emerges from liquid, that emerges from liquid solution, that emerges from liquid solution। ठीक है ना, मतलब जो लिक्विड सॉल्यूशन बना, उससे क्या, उससे जो बना, क्या बना? सॉलिड, इनसॉल्युबल सॉलिड, उसी को क्या बोलते हैं आप? प्रेसिपिटेट। अरे मतलब जो जैसे छाना जो नीचे रह गया, उसी को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। ठीक है ना, इनसॉल्युबल सॉलिड वही है, जैसे आपने किसी चीज में घोला, वो चीज ना घोले, नीचे रह जाए, समझ रहे ना? जैसे आपने चीनी घोली पानी में, तो पूरी चीनी घुली जाती है, लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल जो ना घोले, उसी को क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट। वही है, लिखा है भी, इट इज इनसॉल्युबल सॉलिड दैट इमर्ज फ्रॉम लिक्विड सॉल्यूशन। यही ना, आपने चीनी और वाटर का लिक्विड सॉल्यूशन बनाया, लेकिन कुछ चीनी के पार्टिकल नहीं, क्योंकि उसने एडल्ट्रेशन कर रखा होगा, सेंट पार्टिकल्स डाल रखे होंगे, कुछ डाल रखा होगा, तो वो उसमें सॉल्युबल नहीं हुए, उसी को आप बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो जो बेरियम सल्फेट है वो वाइट प्रेसिपिटेट बना था। क्या वाइट? ये पूछेगा आपसे, वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट प्रेसिपिटेट। बेटा कोई भी रिएक्शन जो प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करती है, उस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो लिख लें, कोई भी रिएक्शन लिखें, एक लाइन लिखें, एनी रिएक्शन दैट produce a precipitate can be called precipitation reaction, can be called precipitation। बेटा ये precipitate इन्वॉल्व कर रही, तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलेंगे? अगर एग्जाम में आ गया कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन लिख के बताए, तो आप बता देंगे कौन सी रिएक्शन है? सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ठीक है ना? कि ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, कोई भी जो भी रिएक्शन प्रेसिपिटेट जनरेट करते हैं उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। समझ आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, एक और चीज बेटा, आपने जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, उसमें जो एलिमेंट ये था, अगला सी भी था ना, ये सी को डिस्प्लेस किया था, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता था बाय हेल्प ऑफ रिएक्टिविटी
सीरीज। बट इन केस ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट, बट इन केस ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट इसमें वो रिएक्टिविटी सीरीज काम नहीं आएगी। इसमें रिएक्टिविटी सीरीज, काम नहीं आएगा। इसमें आप रिएक्टिविटी सीरीज मत देखने लगना, सब कुछ क्या हो जाएगा, सब कुछ गलत हो जाएगा कि सर ये ज्यादा रिएक्टिव है और ये कम रिएक्टिव है इसलिए इसने, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ध्यान रखना, आप चीजें रखेंगे ना ध्यान, कोई दिक्कत, लिख लेना आप, नोट करके लिख लो, नोट लिख लो। इसमें क्या नोट लिख लो कि इसमें रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे आप नहीं जज करेंगे, लिख लें आप, नॉट यूज रिएक्टिविटी सीरीज, नॉट यूज रिएक्टिविटी सीरीज फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयन इन केस ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रहेगा ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वरना आप गलत, आपको ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, बन सकता है। वो बोल सकता है कि रिएक्टिविटी सीरीज का डिस्प्लेसमेंट में यूज होता है क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट में यूज होगा। आप फटाक से बोल देंगे हाँ, और आपका आंसर क्या आएगा, 0। मतलब आपको कितने नंबर मिलेंगे उसके, 0। ठीक है ना बेटा। ये तो हुई 4 रिएक्शन। मैं एक रिएक्शन आपको शुरू में बताना, मतलब भूल गए थे, मतलब टाइप ऑफ रिएक्शन हमने आपको 4 ही लिखाई, लेकिन बेसिकली मैं एक मिस कर गया था, वो रिएक्शन थी रेडॉक्स रिएक्शन। क्या थी, तो एक 5th टाइप जो रिएक्शन होगी उसको बोलेंगे आप रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसको और दोनों को अगर कोई एक ही रिएक्शन में होंगी, ऑक्सीडेशन और उसी में रिडक्शन, तो कंबाइंड फॉर्म में उस रिएक्शन को बोल देंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना। तो आप इसको लिखेंगे ऑक्सीडेशन, दिस इज 5th, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। और बेटा अगर दोनों को मैं मिला दूं तो इसको क्या बोल सकता हूं मैं, क्या बोल सकता हूं, रेडॉक्स। क्लास 11th में जब आप जाएंगे तो ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, किस पे बेस्ड, रेडॉक्स। उसका नाम ही होगा, क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन। जरा देखें रेडॉक्स रिएक्शन। अभी तो सिर्फ आपने 2 लाइनें पढ़ेंगे, वहां पूरे चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। और आगे जाके एक बुक पढ़ेंगे सीधी सीधी रेडॉक्स की। इधर देखिए, सबसे पहला ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है ना। और रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, या इसकी जगह बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आया, ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होगा उस रिएक्शन, मतलब उस गिवन एलिमेंट में। ठीक है ना। कोई भी सब्सटेंस जो बनेगा उसमें, इसमें ऐड होगा और हाइड्रोजन क्या, रिमूव होगा, जो भी सब्सटेंस बनेगा। और इन केस ऑफ रिडक्शन जस्ट इसका अपोजिट, क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आप दोनों को याद करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। किसको कंफ्यूज करेंगे, एक अगला ऑटोमेटिक, और एक सबसे बेस्ट है ऑक्सीडेशन इज ऑक्सीजन, बस बाकी सब भूल जाए, ऑटोमेटिक सिमेट्री आ जाएगी, कोई दिक्कत। हाँ आप लिख भी सकते हैं इसमें, और आप डायरेक्ट लिख दें, वो डेफिनेशन से अच्छे बेटर ऑप्शन है। इनमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और इज नोन एज, इसको क्या बोले, रिडक्शन रिएक्शन। कोई दिक्कत, ये तो ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ। आपने एक एजेंट का भी नाम सुना होगा,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, नहीं सुना? नहीं सुना इससे पहले ना? तो चलो इसको हम एक रिएक्शन के थ्रू ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक एग्जाम्पल बताते हैं कि ऑक्सीडेशन किस में होगा हो रहा है और रिडक्शन किस में होगा। समझ रहे? सपोज सबसे पहले मैं ऑक्सीडेशन का मैं ये यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे कॉपर क्या लिया हूँ? कॉपर। कॉपर को किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बन किया। कॉपर को क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। अब बैलेंस कर दे। कॉपर के कितने एलिमेंट? लेफ्ट में एक, यहाँ पे एक, ऑक्सीजन के दो, यहाँ पे एक, तो क्या करना पड़ेगा? 2 से, और 2 का मल्टीपल। कोई दिक्कत? बैलेंस हो गया। आप जरा देखें इस रिएक्शन में कॉपर क्या कर रहा है? कॉपर में क्या हो रहा? ऑक्सीजन ऐड हो रहा कॉपर में, तो कॉपर क्या है? ऑक्सीडेशन। कॉपर पे क्या हो रहा? क्योंकि ऑक्सीजन का क्या हो रहा? एडिशन। देखें प्रोडक्ट में CuO, सो इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। सेकंड, अब मैं क्या बोलूंगा एक और रिएक्शन। अब ले लें कॉपर ऑक्साइड। क्या ले लें? कॉपर। कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन क्या होती है? गैस होती है। कंबाइन कर कॉपर ऑक्साइड को। अब बेटा इसमें जो बाई प्रोडक्ट बनेगा ये तो आप बता देंगे क्या क्या बाई प्रोडक्ट बन रहा? कॉपर प्लस वाटर। बैलेंस कर दें। ये ऑलरेडी बैलेंस है, कुछ करना तो नहीं है। बैलेंसिंग दिख रही है कि नहीं? अच्छा इसमें देखें क्या हो रहा बेटा। एक कॉपर ऑक्साइड था, ये रिएक्टेंट में क्या था? कॉपर ऑक्साइड। इससे ऑक्सीजन क्या हो रहा? अलग। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज, ये इसमें देखें ये रिमूव हो रहा और इसमें देखें ये ऐड हो रहा। खत्म। सो इट इज ऑक्सीडेशन एंड दिस वन इज अ, समझ में आ गया क्यों ये ऑक्सीडेशन है, क्यों रिडक्शन है। अब मैं ये तो होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब मैं एक एग्जांपल दूंगा जिसमें दोनों एक साथ है, जिसमें और उस टाइप की जो रिएक्शन होगी उसको आप बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, उसको बोलेंगे रेडॉक्स। और रेडॉक्स पर बेस्ड आप 11th में पूरा का पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे। समझ में आया? तो हम एक रेडॉक्स का एक एग्जांपल और उसी में ऑक्सीडेशन रब करूं इसको। ठीक है, रेडॉक्स का देखें जरा एग्जांपल आप। बेटा सपोज मैं लिया हूं लेड ऑक्साइड। सपोज मैं लिया हूं लेड ऑक्साइड। क्या लिया हूं? लेड ऑक्साइड। कोई मेरे को बता सकता है लेड ऑक्साइड लिया? अच्छा कोई नहीं, सॉलिड लिक्विड छोड़ो आप। इसको मैं कार्बन की प्रेजेंस में जला, इसको कार्बन मिक्स कर दिया। लेड ऑक्साइड को कार्बन के साथ क्या कर दिया? मिक्सिंग। जलाया नहीं, ये पता थोड़ा कि हीटिंग है या नॉन हीटिंग है, क्या चल रहा, ऐसा थोड़ा बोल सकते हैं कि जलाया। कंबाइन कर दिया लेड ऑक्साइड को। तो अब बेटा क्या होगा रिएक्शन में? बैलेंस करें। लेड और CO2। अच्छा लेड हो जाएगा CO2 और ये CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड तो बनेगा नहीं, CO2 गैस बनेगा। अब बस बैलेंस करने की जरूरत है। आपको पता है कि सर ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनेगी, क्या बनेगी? CO2 बनेगी और लेड। अब क्या करेंगे? बैलेंस। बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 हो जा रहे, तो सबसे पहले ऑक्सीजन ही पे फोकस मारो। हो गए ना? अब जरा देखें लेड के 2 तो यहाँ पे लेड के 2, कार्बन के 1 कार्बन के 1, बैलेंस इक्वेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो इसमें क्या कैसे होना है ये देखिए जरा बहुत अच्छे से। बेटा ये लेड ऑक्साइड है, यहाँ पे आप आए तो यहाँ पे क्या बचा? लेड। इसमें ऑक्सीजन रिमूवल हुआ, एडिशन हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। ठीक है ना? अब देखें दूसरी तरफ। बेटा कार्बन, इधर देखें कार्बन यहां से आप यहां गए। कार्बन में बेटा क्या हुआ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। आप CO2 को नहीं बोलेंगे ऑक्सीडेशन। किसको बोलेंगे? कार्बन पे होगा ऑक्सीडेशन और इस पे किस पे होगा? लेड ऑक्साइड पे रिडक्शन होगा। रिएक्टेंट को बोलेंगे ना कि इसके चलते, समझ रहे, ना कि उसके चलते। हाँ तो अब समझ में आ गया, ऑक्सीडेशन हो गया, दोनों एक साथ हो गया।
इस टाइप की जो रिएक्शन होगी इसको हेडिंग भी बदलें, दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन, दिस इज रेडॉक्स ऑलरेडी लिखा है रेडॉक्स। कोई दिक्कत? अच्छा अब देखें, अब एक ऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट, ठीक है ना? ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ये जस्ट अपोजिट होगा किसके? ऑक्सीडेशन के। और रिड्यूसिंग एजेंट जस्ट अपोजिट होगा रिडक्शन के। अब देखें बेटा, अगर हम बात करें कार्बन की ऑक्सीडेशन की, ये कार्बन क्या कर रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देन ऑक्सीडाइज कर रहा है ना। लेकिन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यही होता है। अब देखें इसको एजेंट, अब हमको बताना है कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा और कौन सा, यही बताना है। और दूसरी तरफ लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड रिमूवल कर रहा है और क्या बना रहा? लेड बना रहा है। समझ में आया? मतलब लेड क्या कर रहा है? अपने आप को तो रिड्यूस कर रहा है, अपने आप को क्या रिड्यूस कर रहा है? ऑक्सीजन। और दूसरे को क्या कर रहा है? ये रिड्यूस कर रहा है और दूसरे को अपने आप को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। और ये कार्बन क्या कर रहा है? अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। और दूसरे को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है, दूसरे को ये देखें कार्बन, इसको ये अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है और इसे लेड ऑक्साइड को क्या कर रहा है? रिड्यूस। इसको क्या कर रहा है? तो इस टाइप के इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग किसको बोलेंगे? कार्बन को। किसको बोलेंगे? कार्बन इटसेल्फ तो ऑक्सीडाइज हो रहा, मतलब एडिशन हो रहा, लेकिन कार्बन लेड ऑक्साइड में ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? रिड्यूस, कम कर रहा है, कर रहा है। अब देखें सेकंड लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड क्या कर रहा है? रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, अपने आप को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है, ऑक्सीजन की कमी। लेकिन दूसरे को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है? कार्बन को। कार्बन को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज। इसको क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज। तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। अगर मैं बोलूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे जल्दी से बताएं? दोज केमिकल, क्या लिखेंगे जल्दी से बताएं? दोज केमिकल सब्सटेंस, क्या बोलेंगे? सीधे सीधे दोज केमिकल विच, जल्दी से बताओ इससे यार। ऑक्सीडाइज ऊपर वाला, हाँ, दोज केमिकल सब्सटेंस which reduce itself to oxidize other is known as oxidizing agent। लिख लें आप, those chemical which reduce other chemical reduce itself। अरे मैं सॉरी ऑक्सीडाइजिंग का लिखा था, हाँ तो उल्टा कर लें आप, दोज केमिकल विच ऑक्सीडाइज अदर, ठीक है? दोज केमिकल सब्सटेंस या दोज केमिकल विच ऑक्सीडाइज अदर केमिकल एंड इटसेल्फ क्या करेगा? रिड्यूस, इटसेल्फ रिड्यूस is known as oxidizing agent। आप जरा यही क्या लगा? those chemical which oxidize other and reduce itself। बेटा ऑक्सीडाइज अदर, ये कार्बन को ऑक्सीडाइज कर रहा और खुद क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है, क्या? ऑक्सीजन। और इसको क्या कर रहा है? एडिशन कर रहा है, मतलब इससे ऑक्सीजन निकल रहा और किस में लगा दे रहा? सोन में। इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जस्ट उल्टा रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन दोज केमिकल which reduce other chemical which reduce
other chemical and itself oxidize is known as reducing इधर देखें, लिख लिया। इसमें मैंने रिड्यूसिंग एजेंट में क्या करा, दोज केमिकल विच इटसेल्फ जल्दी से है which itself oxidize itself. इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहा हाँ. एंड रिड्यूस Other. ये, और ये देखो इटसेल्फ तो ऑक्सीडाइज हो रहा हाँ. और लेड ऑक्साइड में ऑक्सीजन को रिड्यूस कर रहा। समझ में आया? और आप सीधे और इसके एग्जांपल भी लिख देना। ये कार्बन क्या है, रिड्यूसिंग, लिख लें आप एग्जांपल। कार्बन क्या है और लेड ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग, लिख लें आप जल्दी से, लिख लें आप। सीधा क्या याद रखें, एक रूल। और इसका उल्टा, ये कार्बन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, मतलब ये क्या, रिड्यूसिंग। जो ऑक्सीडेशन होगा उस पे क्या, वो क्या होगा, रिडक्शन होगा। और जिसमें रिडक्शन होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ट्रिक की है ये कहानी, अचड़ा पचड़ा नहीं समझना। इतने में आपका जस्ट अपोजिट, ऑक्सीडेशन मतलब रिडक्शन एजेंट, और रिडक्शन मीन्स ऑक्सीडाइजिंग, खत्म कहानी। इससे ज्यादा आपको 10th में जरूरत नहीं है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब बेटा हम डिफरेंस पढ़ते हैं इसके, कि अगर मतलब डिफरेंस क्या है ये जरा आप लिखें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। 5 डिफरेंस लिखना है, देखें, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में लिख दे रहा हूं, आप इस पे नोट कर लें, ठीक है बेटा। ये डिफरेंस हमने आपके सामने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में 5 डिफरेंस। पहले डिफरेंस देखें, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यही तो आपने पढ़ा है। इसमें क्या हो जाएगा, वो उल्टा, हाइड्रोजन। अगर ऐड होगा ऑक्सीजन तो रिमूवल किसका होगा, हाइड्रोजन का। इसमें जस्ट हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन। आप बस इसको याद रखें, इसका जस्ट अपोजिट, दोनों याद करोगे कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ किसको याद करना, एक तरफ, दूसरा ऑटोमेटिक। अगला देखें, हाँ, एडिशन ऑफ नॉन मेटल, इसमें क्या होगा, एडिशन होगा किसका, नॉन मेटल का। क्योंकि जब ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो ऑक्सीजन क्या होता है, मेटल, नॉन मेटल। समझ में आया? ऑक्सीड मतलब एडिशन ऑफ नॉन मेटल होगा तो रिडक्शन ऑफ मेटल, ये रिमूवल ऑफ मेटल। अगर एडिशन हो रहा नॉन मेटल का तो रिमूवल ऑफ मेटल। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? और नॉन मेटल जो होगा, इस टाइप एडिशन ऑफ नॉन मेटल, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझ में आया? और इसको बोलेंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव। समझ में आया? और इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, अगले में इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें गेन। अगर जस्ट आपसे रिड्यूसिंग एजेंट पूछने लगा, ये कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग, इसमें इलेक्ट्रॉन का लूज, उसमें ध्यान रखना है। ये 5वां डिफरेंस आपको एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैंने लिख दिया कि मेक द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वरना आप बस 2 ही डिफरेंस आने, और एडिशन और रिमूवल, बस खत्म। लेकिन इनके अलावा 5, ये आप 5 बहुत अच्छे से तैयार कर लें। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, क्या, कोरोजन। ओके बेटा, अगली डेफिनेशन देखें, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, इधर देखें, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या, ये आयरन मेरा पेन है, क्या है आयरन, इसको मैं डाल दूं छत पे, आफ्टर सम टाइम ये क्या हो जाएगा, लेयर चढ़ जाएगी, किसकी, पता नहीं किस चीज की, लेकिन इसका कलर जरूर रेडिश ब्राउन होगा। अभी एकदम चमकदार है, जैसे आपके घरों में वो, जैसे वो नहीं, ग्रे नहीं यार, उसको क्या सरिये डालते हैं, वो लेंटर होता है, वो कितने शाइनिंग करते हैं पहले, बहुत एकदम चमकदार। लेकिन अगर उनको छत पे 1 साल काम ना लगे और 2-3 साल बाद इनको यूटिलाइज करो तो क्या, रेडिश ब्राउन लेयर चढ़ जाएगी, और उनको टच करोगे तो ऐसे भुरभुरा कुछ निकलेगा, पाउडर सा निकलेगा ना, यही होता है। यही क्या होता है, रस्टिंग ऑफ, यही एग्जैक्टली क्या होता है। और वो किसकी प्रेजेंस में, आपने छड़ खरीदा था दुकान से, छत पर डाल दिया, तो छत पे क्या रहेगा, मॉइस्चर रहेगा। मॉइस्चर कैसे रहेगा, बारिश होगी या नमी रहेगी कि नहीं, और आप बारिश नहीं होगी तब भी देख लें, एयर में वाटर तो रहता ही है, एयर में ऑलवेज वाटर तो रहता है, मॉइस्चर तो है, लेकिन रेनी सीजन में वो मॉइस्चर ज्यादा बढ़ जाएगा। या
मॉइस्चर रहेगा, यह क्या रहेगा बेटा, वाटर, एयर रहेगा, और क्या रहेगा, Acid. वाटर रहेगा, एसिड्स रहेंगे, वो सब क्या हो जाएंगे कम, बारिश होगी, हवा चलेगी, और उसमें क्या होगा, मॉइस्चर भी होगा, और एसिड उसमें क्या अटैक कर देंगे, अटैक करने के बाद समटाइम एक लेयर चढ़ जाएगी, किसके ऊपर, इस पेन के ऊपर, ये या छड़ के ऊपर, इस आयरन की ऑक्साइड की क्या हो जाएगी, एक लेयर चढ़ जाएगी, और वो जो लेयर चढ़ जाएगी वो क्या कर देगी, इस पेन को या इस छड़ को, जो आयरन की छड़ है उसको क्या कर देगी, बीक कर देगी। कैसे, इससे ऊपर की, इससे जो आयरन है वो झड़ता जाएगा धीरे धीरे, रेडिश ब्राउन झड़ता जाएगा, और वो जो आप कहते हैं कुछ समय वो पाउडर से निकले, वो आयरन का पाउडर ही निकला है, तो वीकनेस होता जाएगा मेटल, देन इट्स सेड टू बी करोड, और आप बोल देंगे कि जो आयरन की छड़ थी वो क्या होगी, करोड हो गई, मतलब जंग लगी, यही बोलेंगे ना। क्या आपने मार्केट से खरीदा, छत पर डाल दिया, छत पे क्या होगा, वाटर होगा, मॉइस्चर होगा, एसिड होगा, ये एयर होगा, उससे अटैक करेगा, देन ऑक्साइड की लेयर बना लेगा, ऑक्साइड की जो लेयर होगी उससे क्या बीक हो जाएगी, वो छड़ बीक हो जाएगी, जो वीकनेस ऑफ आयरन होगी उसी को बोलते हैं कोरोजन ऑफ, यही होता है। अगर वीकनेस जो होगी उससे माना जाएगा कि हैंस जो छड़ है, ये जो मेरा पेन है उसमें क्या वो करोड़ हो गया, उसमें जंग लगी, ठीक है ना, यही लिखा है। व्हेन मेटल इज एक्सपोज्ड टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, एयर, वाटर, सब्सटेंस कौन से, 1 2 3 4, हीटिंग फॉर सम टाइम, कितने समय के लिए, हमने तो आपको 2 साल के लिए ऊपर, 2 साल में तो कुछ बचेगा नहीं, चलिए फॉर सम टाइम अ लेयर ऑफ ऑक्साइड, ये बस ध्यान, ये लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म व्हिच वीकनेस द मेटल, हेंस मेटल इज सेड टू बी, मतलब मेरी छड़ थी, इसको ये सब छत पर डाला रहा, वाटर आया, और क्या आया, एयर आया, और क्या आया बेटा, एसिड आया, ये अटैक हुआ, और मॉइस्चर, तो इसके ऊपर क्या है, एक लेयर ऑक्साइड की क्या हो गई, लेयर, और ये लेयर जब चढ़ जाएगी आफ्टर सम टाइम इससे पाउडर सा निकलने लगेगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगी ना, आप उठाएंगे तो उसकी झड़ जाएगी उसकी लेयर, और उससे क्या होगा, वीकनेस होती जाएगी, जो वीकनेस हो गई इसी से पता लग जाएगा कि उसमें क्या कोरोड हो गया, वो जंग खा गया। अब एक कोरोड हो गया, जंग लग गई, कोरोजन हो गया, तो इसको डिमनाइज कैसे करें, इसको डिमनाइज 100% तो नहीं, थोड़ा बहुत मतलब हो सकता है 90 95 99%, कैसे, अगर इस पर पेंटिंग करते हैं, इस पे पेंटिंग, या इस पे क्या करते हैं, ग्रीसिंग, क्या करते हैं, ग्रीस कर दें या पेंट कर दें, तो एक कोरोजन क्या होगा, इफेक्ट कम। इसलिए आपने देखा होगा आपके घर में लोहे के दरवाजे रहते हैं, उनको पेंट किया जाता है, देखा ना आपने देखा होगा, शिप देखा होगा, जहाज बहुत अच्छा पेंटिंग होता है उसके बाहर, क्यों होता है, वरना कोरोजन हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा, सब पता इतना सब मतलब वो कहीं भी सिंक हो जाएगा, समझ में आया, इसलिए उसकी वेल पेंटेड होती है, समझ रहे, और ग्रीसिंग भी होती रहती है, तो उसकी इसलिए पेंटिंग की जाती है, और बहुत महंगा पेंटिंग होता है उस पर, समझ में आया, बहुत ही महंगा पेंटिंग, समझ में आया, जो अपने घर में ये पेंट है उसकी हाई क्वालिटी रहती है उस पेंटिंग की, समझ में आया। तो आप ये पेंटिंग कर सकते हैं, रिड्यूस, हाउ वी रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, या तो पेंटिंग कर दें या ग्रीसिंग, ग्रीस लगा दें या पेंट कर दें, यही ना, पेंट कर दें या ग्रीस लगा लेते हैं, ये बच जाए, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब हम अगला पढ़ाते हैं आपको, एक और टॉपिक है रेंसिडिटी ना बेटा, अगला टॉपिक देखें, रेंसिडिटी, ये क्या होती है, आपने देखा होगा जनरली आप खाने को छोड़ दें कुछ समय के लिए, आपने रात में खाना छोड़ दिया, बहुत गर्मी है, 2 दिन के लिए छोड़ दिया, रात में बनाया, सुबह के लिए तो बहुत स्मेल आने लगती है, नहीं लगती सुबह, इसको आप बोलते हैं सड़ गया खाना, बदबू दे गया, बुझ गया, बोलते हैं ना, ऐसा बहुत सारा वर्ड बोलते हैं, अलग अलग एरिया में अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, इसको अलग अलग शब्दों में बोलते हैं सड़ गया ना, या आपको भी ट्रेन में आते हैं, वो खाना पैकेट दिया, कहते हैं बदबू आने लगा, मेरे को बेकार लग रहा है ना, यही वो रेंसिडिटी, यही रेंसिडिटी, क्या, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल, फैट जो खाना वही तो फैट्स होता है, ऑयल भी होता है उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है उसमें, किसमें, एयर से,
समझ में आया? इसीलिए बोला था ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल, मतलब जो भी फैट्स खाना वगैरह उसमें फैट्स और ऑयल होंगे उसमें क्या एडिशन हो जा रहा है किसका? ऑक्सीजन। व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज डेंसिटी। समझ में आया? अगर उसको एक्सपोर्ट में खुला छोड़ दें, कहाँ पे छोड़ दें? एयर की प्रेजेंस में, देन इट इज नोन एज डेंसिटी। समझ में आया? आप खाने को खुला छोड़ दो तो जाहिर सी बात है उसमें ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगी, जो एयर में ऑक्सीजन रहती है, उससे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा और क्या होगा? बदबू देने लगा। इट लीड टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट। इसी के चलते उसमें क्या एक बुरी बदबू आती है और बुरा क्या होता है? टेस्ट भी बेकार हो जाता है। रात की सब्जी अपन सुबह नहीं खाते हैं क्या? बेकार हो जाती है, सड़ जाती है सर्दियों में, लेकिन कभी कभी में भी ट्राई कर लेते हैं हाँ, इसलिए उसको ट्राई कर लेते हैं। यही होता है रेंसिडिटी। एक और एग्जांपल मैं आपको, बेस्ट एग्जांपल, आप चिप्स वगैरह खाते होंगे, आपने उसमें देखा हवा भरा रहता है कुछ, वो हवा ऑक्सीजन नहीं रहता उसमें, उसके अंदर जितना ऑक्सीजन रहता है उसको निकाल दिया जाता है, उसमें क्या डाल देते हैं? नाइट्रोजन डाल देते हैं। उसके चलते जो चिप्स है वो फ्रेश रहता है। वो अगर उसको कभी आप प्रैक्टिकल करना, उसकी नाइट्रोजन को निकाल देना, तो उसमें फिर क्या एंटर हो जाएगा? ऑक्सीजन, और पूरा गला देगा वो चिप्स, पूरा बेकार से स्मेल आ जाएगी, सड़ जाएगा, आप खा ही नहीं पाएंगे। ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। क्यों? ऑक्सीडेशन से कैसे? उसमें नाइट्रोजन, उसमें मतलब जो पैकेट है भर देते हैं, इससे क्या ऑक्सीजन को पूरे निकाल देते हैं, जिससे वो क्या रहता है? फ्रेश रहता है, उसमें बदबू नहीं आती है, बैड स्मेल नहीं आता है। उसी तो समझ में आ गया रेंसिडिटी। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज। और ये कैसे? अगर आपको बेकार सी बदबू और टेस्ट देने लगेगा तो बोल देंगे कि क्या हो गया? रेंसिडिटी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? आपने देखा होगा, बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, ठीक है ना? ओके बेटा, अब मैं आपको दो चीजें और पढ़ाना चाहूंगा। मैंने वहां मिक्स इसलिए नहीं किया था, कहाँ पे? जब मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ाया था तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन बताया था, लेकिन मैंने मिक्स इसलिए नहीं कराया था कि टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ाता था, वरना आप सोचते कि ये भी टाइप है, ये भी, हाँ, इसलिए मिक्स नहीं किया। जस्ट मैंने समझाया था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक तो कौन कौन से दो एग्जाम्पल दिए थे मैंने एक्सोथर्मिक के, एक नेचुरल गैस को कंबाइंड हुआ था वो ऑक्सीजन के साथ CO2H2O बना था, एक ग्लूकोज वाला एग्जाम्पल लिया था, और एक हमने आपको बताया था कि जो बेस्ट मटेरियल है जो वेजिटेबल्स के, उससे भी डिकम्पोज्ड हो जाता है, उससे भी क्या है? बहुत सारी हीट रिलीज होती है। तो अब मैं दो रिएक्शन आपको लिखा दे रहा हूँ कि क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल तो मैं ऑलरेडी समझा दिया, कोई जरूरत नहीं है, बस मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख रहा हूँ, डेफिनेशन आपके सामने, आप उसको मैं समझा भी दिया हूँ कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी वो क्या होंगी, एक बार और लिखने के बाद मैं समझा दूंगा। हीट रिलीज होगी, एंडोथर्मिक में हीट देनी पड़ेगी आपको, ठीक है? मैं लिख रहा हूँ, उससे आप एग्जैक्ट डेफिनेशन लिख लेंगे, देना मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आपको। बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैं ऑलरेडी आपको समझा दिया। एक्सोथर्मिक में क्या होता है? क्या होता है? हीट क्या होती है? जनरेट हो जाती है, रिलीज हो जाती है। रिएक्शन इन व्हिच हीट इज रिलीज along with formation of compound is called exothermic। मैंने आपको एग्जांपल कहाँ बताया था? कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन बताया था ना। मीथेन, सॉरी, वो नेचुरल गैस थी, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया था तो CO2 वाटर बन रहा था, वही देखो यहाँ लिखा, ये गैस है, गैस है, गैस है, गैस बन रहा था ना, यही कि कुछ और बन रहा था? यही बन रहा था, और प्लस हीट रिलीज हो रही थी। मैंने वहां इसलिए नहीं कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, और जस्ट इसका अपोजिट क्या है? एंडो। एंड इसमें एनर्जी रिलीज हो रही, लेकिन इसमें एनर्जी की जरूरत है। हाँ, तो मैंने एक कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन, और सेकंड मैंने क्या बताया था? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन इसका उल्टा, उसमें एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट कई सारे प्रोडक्ट में, कई सारे सब्सटेंस बन जाते हैं प्रोडक्ट साइड में, तो उसमें मतलब एक बड़ा सा कंपाउंड है, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी जरूरत पड़ेगी या नहीं? जरूरत पड़ेगी, उस टाइप के बोलेंगे एंडोथर्मिक। द रिएक्शन व्हिच रिक्वायर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन।
आपने मैं डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन पढ़ाया था, उसमें 3 टाइप की पढ़ाया था। कौन कौन सी? एक इलेक्ट्रोलिटिक और एक फोटोलिटिक और एक इलेक्ट्रोलिटिक फोटो थर्मल, यही पढ़ाया था। तो एक थर्मल मतलब हीटिंग किया था, फोटोलिटिक मींस सनलाइट, और बेटा इलेक्ट्रोलिटिक मतलब मैंने इलेक्ट्रिसिटी दी, यही तीनों लिखे। द रिएक्शन विच रिक्वायर्ड एनर्जी इन फॉर्म ऑफ दिस इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक। तो जितने भी वो एग्जाम्पल थे वो क्या है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत क्या? मेरे को एग्जाम्पल लिखाने की जरूरत पड़ेगा? द रिएक्शन विच रिक्वायर्ड एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज। और जो एग्जाम्पल मैंने डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक, सब वो इसी के तो एग्जाम्पल हैं। कोई दिक्कत है? इसलिए मैं अलग आपके एनसीईआरटी में भी अलग नहीं लिख के नहीं दिया, क्योंकि वो ऐसा अज्यूम कर रहा है कि आपके अंडरस्टैंडिंग है, आप समझ गए कि चीज़ें कुछ अलग नहीं है। जो डिकम्पोजिशन है वही इंडोथर्मिक है, जो कॉम्बिनेशन है वही एक्सोथर्मिक। समझ? वही एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक, ये उसी का एग्जाम्पल था। कोई दिक्कत नहीं है। और तो बेटा ये चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से आपको करा दिया। अब हम आपको एनसीईआरटी की क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है? अगली क्लास जब भी होगी हम आपको एनसीईआरटी की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और मैं छोटी छोटी लगभग सारी चीजें कवर कर, इसके अलावा आपको जरूरत नहीं पड़। मैं आपको कैसे केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, कैसे केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, मतलब रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं, सारी चीजें बेसिक से टॉप लेवल तक बताएं, ठीक है? ओके।